नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। पहले से जर्जर रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रकोप दोहरी मार की तरह है। इसी बीच पाकिस्तान के लिए राहत वाली खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान के लिए सहारा बनकर सामने आया है। दरअसल आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लगभग 1.4 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है, जिससे पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 से लड़ाई के लिए देश में चिकित्सा सामग्री आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने इस बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। Now practically there is no problem as far as hydrochloroquine and that of paracetamol. Practically we assess day by day, every day, what is the requirement for the domestic consumption and what is the excess that we are having which can be exported. We keep 10 days stock with us. Again, every day we will go like that only for another 10 days, another 10 days like that. So at present we have got sufficient APIs for production. And we have got sufficient hydrochloroquine tablets as well as pharmaceutical tablets. The pharmaceuticals, they have already calculated the requirements and calculated what the amount of your APIs that could be exported. So practically, the people of the country need not be panic. We are here. We will provide sufficient medicines, either hydrochloroquine or paracetamol or any other medicines which is necessary for the people of this country. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए चंडीगढ़ को भी हॉटस्पॉट घोषित किया है। इसके बाद से ही चंडीगढ़ हॉटस्पॉट को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस अपना रहा है। अब चंडीगढ़ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही बाजारों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। लोगों को सुविधा देने के लिए आवश्यक सेवाएं दे रहे एम्प्लॉयज और वाहनों को आने जाने की अनुमति दी गई है और बाकी सभी एंट्री पॉइंट्स को एक एक करके सील किया जा रहा है। खासकर स्लम एरिया के आसपास सभी एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के भी बहुत से ऑफिस हैं, इसीलिए आवाजाही को पूरी तरह से बाधित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रशासन रिस्क लेवल को और कम करने के लिए एंट्री एग्जिट सुनिश्चित कर रहा है। चौदह और 15 मार्च को बिहार शरीफ की शेखाना मस्जिद में तबलीगी जमात की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 640 लोग शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में बिहार के कुल 340 लोग शामिल हुए थे। उनमें से 277 लोगों की पहचान की जा चुकी है। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें रखा जा रहा है। इसमें 13 नालंदा जिले के थे, 2 की पहचान कर ली गई थी। वहीं 11 अन्य को ढूंढने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जेडीयू नेता अजय आलोक का बयान सामने आया है। देखिए, आश्चर्य की ये बात है कि 13-14 तारीख को निज़ामुद्दीन में भी तबलीगी का मरकज़ लगता है और तबलीगी वाले यहाँ बिहार शरीफ में भी लगाते हैं, जबकि कोरोना फैल चुका है। और दूसरे आश्चर्य की ये बात है कि 29-30 तारीख को तबलीगी निज़ामुद्दीन की तो धरपकड़ हो जाती है, पूरे देश में हंगामा हो जाता है, अपील होती है चारों तरफ से कि जो भी लोग तबलीगी जमात में गए हैं वो सामने खुद आ जाएं। सरकार बार बार अपील करती है, मुख्यमंत्री अपील करते हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री अपील करते हैं, और तब भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये निश्चित तौर पे ये बहुत भयानक चिंताजनक स्थिति है। इसका क्या मतलब हुआ? आप कैरियर बनना चाह रहे हैं क्या? आप फैलाना चाह रहे हैं? जिस तरह से पुलिस दल पे हमला हो रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला हो रहा है, ये देश को निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति में डालने का काम हो रहा है और ठीक कर रहे हैं। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, ठीक कर रही है राज्य सरकारें कि इनके साथ सख्ती से बर्ताव कर रही है। आज ही हमारे डीजी ने कहा है जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे अगर किसी ने हमला करने की जरूरत की तो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में रासुका लगाना कभी शुरू हो गया है और ये करना ही चाहिए।
धर्म का प्रचार करना गलत बात नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे मानवता को खतरे में डालना ये कौन सा प्रचार हुआ भाई? बिल्कुल, इन पे जो धाराएं लग रही हैं बिल्कुल ठीक लग रही हैं। जैसे मोहम्मद साद पे लगी है गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड की धाराएं लग रही हैं, उस धारा के तहत इनको गिरफ्तार किया जा रहा है और इनको सजा मिल रही है। बिल्कुल सही धाराएं लग रही हैं, क्योंकि ये लोग समाज के लिए खतरा है, आज मानवता के लिए खतरा है। ये कोई जाति या धर्म विशेष के लोग नहीं हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं। ईडी ने भी मोहम्मद साद पे कार्रवाई की है। बिल्कुल ठीक की है, पीएमएलए के तहत कार्रवाई हुई है। कहाँ से फंडिंग आई है, क्यों फंडिंग आई भाई? विदेशों से आपको क्यों फंडिंग आ रही है? जवाब दीजिए, सोर्स क्या था, किस काम के लिए पैसे भेजे गए थे? ये सब जवाब उनको देना पड़ेगा, जवाब से भागेंगे कब तक? योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जितने भी हेल्थ वर्कर्स या कोरोना वॉरियर्स पे अटैक हो रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टी सीज करने की, अटैच करने की ऑर्डर दिया है। बिल्कुल सही कदम है। अगर हेल्थ वर्कर को मारेंगे, सरकार की गाड़ी तोड़ेंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसका नुकसान कौन भरेगा? जिसने नुकसान किया भरना तो उसी को पड़ेगा, उन्हीं की संपत्ति सीज होगी। बिहार में भी हम यही कदम उठाएंगे अगर ये लोग कोई भी आदमी नुकसान करेगा, हर राज्य यही कदम उठाएगा। क्यों कर रहे हो भाई? ये देश आपका है, किसी और का देश है क्या? इदारे शरिया के प्रमुख और जेडीयू के एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का तबलीगी जमात को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। देखिए, नालंदा हो, दिल्ली हो या देश के किसी भी कोने में हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, ये समय इसके बहस की नहीं है। बहस इस पर करनी है कि हम अपने समाज को, जनता को कैसे सुरक्षित रख सकें। जिस किसी भी व्यक्ति ने जहाँ कहीं भी किसी तरह का फेस्टिवल हो, धार्मिक आयोजन हो या कोई भीड़ भाड़ के कार्य किए हों, तो उन सारे लोगों को चाहिए कि बगैर किसी हिचक के, बगैर किसी किंतु परंतु के, वो अपने करीब पास के स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर चेक करा लें और सहयोग करें। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी धर्म विशेष, जाति विशेष को सामने रख करके इशू बनाने की जो ओछी हरकत हो रही है, उससे कोरोना जीत जाएगा, देश हार जाएगा। इसलिए अगर कोरोना को हराना हो तो जात, मजहब, धर्म, बिरादरी, इन सारी चीज़ों को दफन करके कोरोना को हराने के लिए सारे लोग, सारे धार्मिक संस्थान बंद हैं, सारे मजहब के लोग बार बार अपील कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब भी कोरोना को हराने की बात करनी चाहिए और ये हारेगा। चूक तो हर जगह हुई है, अगर चूक की बात की जाएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी और उसमें वो सारे लोग कटघरे में आ जाएंगे। चूक तो ऐसी ऐसी हुई है कि बहुत सारे अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए ऐसी चूक की गई है कि आज गांव गंवई नफरत में जलने लगा है। ये चूक किसने किया है? इस चूक का जिम्मेदार कौन है? बीमारियां मजहब और धर्म के आधार पर नहीं होती, लेकिन हम बिहार के उन तमाम लोगों से और देश के तमाम लोगों से, चाहे किसी भी मजहब और धर्म के हों, वो मेडिकल टीम का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। अपने आने जाने की कोई भी चीज छुपावे नहीं। अगर यदि वो सहयोग नहीं करते हैं तो याद रखें कि वो अपनी औलादों की, अपने खानदान की, अपने हाथों वो खुद कब्र खोद रहे हैं और उस कब्र में परिवार और खानदान के साथ वो भी जाएंगे। इसलिए अब भी सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो ये है
कि किसी तरह का कहीं कोई विवाद उत्पन्न किए हुए बगैर हम कोरोना को कैसे मिलजुल करके समाजी सद्भाव, आपसी प्रेम, भाईचारा के साथ इसका ख्याल करें कि हमारे गरीब पास पड़ोस में कोई भूखा ना सोने पावे। इस वक्त इससे बड़ी कोई ये बात। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 70 पार हो चुकी है। राज्य सरकार लगातार संदिग्धों के टेस्ट करवा रही है। वहीं राज्य में कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमलों से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खासा नाराज हैं। उन्होंने उपद्रवियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। के बारे में मैंने कह दिया है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला हुआ, डॉक्टर पर हमला हुआ, या मजिस्ट्रेट पर हमला हुआ, या पुलिस सिपाही दरोगा थानेदार पर हमला हुआ, से लिया जाएगा। हम जरूरत पड़े उनको तो हम एनडीए में एक्ट में भी केस करेंगे, आईपीसी की धाराएं भी लगाएंगे, जरूरत होगा तो रास्ता भी लगाएंगे, चार्जशीट करेंगे 24 घंटे में, स्पीडी ट्रायल कराएंगे और गुंडा रजिस्टर का नाम भी चढ़ाएंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार की 99% जनता हम लोगों के साथ है, प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दे रही है। 1% कोई नासमझी में या गुंडागर्दी में, उदंडता में इस तरह का काम करेंगे, उनको हम बर्दाश्त। हम बता देते हैं सबको, संविधान का नियम का पालन नहीं करने वालों के लिए आवश्यक कार्रवाई के आदेश सबको दे दिए गए हैं। सब एसपी को, थानेदार को, सबको मालूम है कि क्या करना। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के 11,201 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 13,387 कंफर्म केस सामने आए हैं। इस पर बोलते हुए क्या कुछ कहा आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल ने, सुनते हैं। इस वक्त में ज़रूरत है भारत सरकार को वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ जो एक्ट वो ला रहे थे उसको एक्सपेडाइट करें। इस वक्त में मेडिकल प्रोफेशन इसके लिए लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि और मेडिकल प्रोफेशन ये एक्सपेक्ट करता है कि पब्लिक, मीडिया और सरकार मिलके इस चीज़ के खिलाफ लड़ें, क्योंकि इस वक्त में हमारा सारा जोर यही है कि कोविड-19 के पेशेंट्स को किसी तरीके से बचाया जाए। प्लाज्मा थेरेपी एक एंशियंट फिलॉसफी है। जब भी कोई एपिडेमिक आता है और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका इस्तेमाल होता है। इबोला में हुआ, सार्स में हुआ, मर्स में हुआ, H1N1 के अंदर में हुआ, स्पेनिश फ्लू के अंदर में हुआ। जब आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो आप प्लाज्मा थेरेपी का एक्सपेरिमेंट करते हो। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इस वक्त में अमेरिका में तो अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी ने सारे प्लाज्मा इकट्ठे कर लिए हैं, ड्राइव कर रहे हैं इकट्ठे करने की और लोगों को देने के लिए। भारत के अंदर में भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इमीडिएटली नोडल ऑफिसर बनना चाहिए। प्लाज्मा को, जितने भी लोग ठीक हो गए हैं उनके प्लाज्मा को 14 दिन के बाद में कलेक्ट करें। एक प्लाज्मा से कम 2 या 3 लोगों की जान बच सकती है। ये ज़रूरत है आज की डेट के अंदर में। और अगर आपको प्लाज्मा कहीं पहुंचाना है, मिलिट्री को इन्वॉल्व करके एयरलिफ्ट करो। कोरोना वायरस के मामले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में लगातार बढ़ रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि प्रदेश में आज कोविड-19 के 1,640 मामले हैं। वहीं सील किए गए 3 इलाकों में पिछले 15 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, दिल्ली के अंदर आज 1640 केस हैं, जिसमें से 62 केसेस कल के जो पॉजिटिव आए थे उसमें ऐड करने के बाद हैं। इन 1640 में से 38 एक्सपायर हो चुके हैं और 34 जो हैं वो आईसीयू में और 6 जो लोग हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जो हमारे बड़े अस्पताल हैं उसमें 885 आउट ऑफ 1640 885 हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। कुछ लोग कहेंगे बाकी कहाँ हैं, तो उनको हमने आइसोलेशन सेंटर या कहें कोविड केयर सेंटर्स में रखा हुआ है। ये हमने कुल मिलाकर मैंने जैसे बताया कि 3 जगह पर ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे अभी पिछले 15 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। दिलशाद गार्डन है, 2 जगह हो रहे हैं। 60 जगह हम कंटेनमेंट जोन बना चुके हैं 60 जगह पर। अब क्या हो रहा है कि जहाँ भी नए केस आते हैं, 2 या 3 केस होते हैं, 3 केस होते ही हम उसको कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर कर देते हैं। कारण क्या है कि अगर ये इतनी सख्ती से नहीं करेंगे तो ये फैलने के चांस है। होता क्या है कि इस एरिया से फिर दूसरे एरिया में फैल सकता है, दूसरे से तीसरे में फैल सकता है, तो उसको कंटेन करके रखना बहुत ही ज़रूरी है और वो हम कर रहे हैं।
कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब राजस्थान में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। टोंक में कोरोना प्रभावित अल्पसंख्यक इलाके में गश्त करने गई पुलिस पर लोगों ने घेर कर हमला किया गया। लाठी डंडे और तलवार से हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। उन्हें टोंक के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घटना 5 बत्ती इलाके में गड्ढा पहाड़िया इलाके में हुई। यहाँ समुदाय विशेष का बाहुल्य है। वहाँ पुलिस कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को घर में रहने की हिदायतें दे रही थी। इस पर दर्जनों लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। पुलिस के साथ मारपीट की घटना की सूचना पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया। थाना कोतवाली का स्टाफ हमारे कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये 5 बत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों, और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। काफ़ी लोगों को हम पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर एक बार उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे, जो भी कानूनी कार्य। कोरोना के देश भर में फैलते संक्रमण के चलते लॉकडाउन किया गया है और लाखों की संख्या में लोग अपने घरों से दूर फंस गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में बच्चे कोटा स्थित कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, जो पिछले कई दिनों से वहीं फंसे हैं और उनके परिजन चिंतित हैं। इसी को देखते हुए अब योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने बच्चों को वापस लाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार 300 बसें कोटा के लिए रवाना कर दी है। जानकारी के मुताबिक इनमें आगरा और झांसी से कई बसों को कोटा के लिए भेजा गया है। पूर्वांचल की तरफ जाने वाली बसें झांसी होते हुए बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाएगी। ऐसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली बसें आगरा होते हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाएगी। कोरोना वायरस को फैलाने के लिए दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमातियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके चलते तबलीगी जमात के वकील तौसीफ खान का बयान सामने आया है। 21 का जब नोटिस के रिप्लाई दे दिया है तो हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। वो पार्टली इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन हो रही है। अब ये कहना कि वो मौलाना साद साहब और ये सब तबलीगी जमात के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं। और इवन दो अभी आपको पीछे का परसों का डे बिफोर येस्टरडे मौलाना साद साहब के घर परिवार के रिलेटिव्स को बुलाया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, क्राइम ब्रांच ने बुलाया है और वो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी है। तो ये बातें बेबुनियाद है कि वो फरार हैं, वांटेड है, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, अथॉरिटी से टाइमली मिल रहे हैं। कस की कमेटी या मौलाना साथ साथ जिम्मेदार हैं, तो कुछ एक हद तक फिर कमेटी भी जिम्मेदार है इस चीज़ की, क्योंकि कमेटी को पहले इंटीमेशन था, SHO को पता था। आप देखिए मरकज़ है, मरकज़ के साथ में ही वो कॉमन वॉल है थाने की। कोई भी चीज़ अगर इंटरनेशनल जमातें आती है, तबलीग की जमातें आएगी, पहली चीज़ कि उनको एयरपोर्ट पे डिटेन क्यों नहीं किया गया, जब पहले ही ये चीज़ सर्कुलर जारी कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, केंद्रीय सरकार ने, तो ये इनको जो बाहर से जो जमातें आ रही थी, बाहर से जो आदमी आ रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं डिटेन किया। देयर आफ्टर कोई भी जमात अगर बाहर से आती है तो आप एक चीज़ समझिए कि लोकल थाने को इंटीमेशन देना पड़ता है कि ये इतने बंदे हैं, ये यहाँ से इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, लंदन, ये यहाँ से इतने बंदे आए हैं, इतने दिन का विजिट है इनका, इतने दिन का इनको वीज़ा अवेलेबल भी वो भी सरकार ही कराती है। हम यूपी के प्रयागराज में कोरोना वायरस पर कई जिलों से हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में मुरादाबाद जिले में कोरोना मरीजों को क्वारंटाइन करने गए डॉक्टरों की टीम पर हमला हुआ था। इस हमले में कई डॉक्टरों को चोटें भी आई थी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर लगातार हो रहे हमले और उनके साथ किए जा रहे अभद्र व्यवहार के खिलाफ प्रयागराज में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। शहर के नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने PPE किट धारण कर हाथों पर नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किट पहने डॉक्टरों ने कहा, हमला और
दुर्व्यवहार रोके और हमें काम करने दे। ये समय मरीजों की सेवा का है, सियासत का नहीं। कि पूरा देश लॉकडाउन में है, वहाँ पे डॉक्टर्स एंड बाकी कुछ टीम वो लगातार काम कर रही हैं। हॉस्पिटल्स में जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तनाव है डॉक्टर्स एंड उनकी टीम के ऊपर। ऐसे दौर में अगर लोग डॉक्टर्स के ऊपर हमले करते हैं, ज़बरदस्ती उन पर ईंट और पत्थर चलाते हैं, तो ये तनाव और बढ़ेगा और काम करना डॉक्टर्स के लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि सरकार इस पे कदम बढ़ाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे इस तरह की घटनाएं ना हों। और अगर डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने मरीजों को सुरक्षित रख सकेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी एच ब्लॉक में 32 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने जुनैद को अचानक गोली मार दी, जिसके चलते जुनैद की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बदमाशों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नौसाद क्या थोड़ा सा दूर होता ये अपर्चर सेट कर दूंगा। हाँ। नौसाद क्या देखा आपने? मैंने देखा सर कि मैं खाना लेके आ रहा था चाचा के लिए, तो आवाज़ सुनी तो मैं आया तो वहाँ भाई पड़े हुए थे तो वहाँ आया तो कोई भी नहीं था वहाँ। फिर देख के हल्ला हुआ, सारे इकट्ठे हुए, तब उनके भाइयों को बुलाया, तब वहाँ चैंपियन आए, चैंपियन में डाल के फिर लेके गए। इतना ही देखा सर मैंने। कहाँ रहता था ये लड़का, क्या नाम था सर? ये पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी कोरोना वायरस महामारी का संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। वहीं राजस्थान के मारवाड़ के बाड़मेर के गरल गांव की राजेश्वरी कोरोना महामारी में जनता की सेवा कर अनूठी मिसाल कायम कर रही है। बता दें कि महिला गर्भवती है, लेकिन फिर भी घर घर जाकर सर्वे कर रही है। आज इस महामारी में हमारे ग्राम पंचायत कोट सुलिंकियान में उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एएनएम राजेश्वरी चौधरी, जिनका बहुत सराहनीय कार्य है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ सेवाएं दे रही है। वर्तमान में भी इन्होंने 9 माह का प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी घर घर सर्वे करना, लोगों को संतुष्टि से जवाब देना, और इनका कार्यशैली बहुत अच्छी है। और भविष्य में भी मैं आशा करता हूँ कि इनकी कार्यशैली। महाराष्ट्र के अमरावती के धामण गांव शहर से अपने घरों की ओर 111 मजदूर निकले थे, जिन्हें अब क्वारंटाइन कर दिया गया है। बता दें कि इन मजदूरों को लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक लॉकडाउन के बाद पैसे नहीं दे रहा था, जिससे कि उनके घर में राशन भी नहीं था। मजबूर होकर उन्हें अपने घर की ओर निकलना पड़ा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में इस वक्त लॉकडाउन लागू है। लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी स्थगित किए गए हैं। लेकिन इन सब की पाबंदी जो है, इनके बावजूद भी आज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी हुई। ये शादी बेंगलुरु के रामनगर में बड़े शाही तरीके से शादी की गई। वहीं दूसरी तरफ शादी में VVIP ट्रीटमेंट भी दिया गया। यहाँ किसी में कोरोना का डर नजर नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर लोग एक दूसरे से सटे नजर आए। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।